गुड मॉर्निंग किड्स। सो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब सुरक्षित, तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं। तो बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी नंबर 6 जो कि आपके साहित्य सागर में है, बड़े घर की बेटी। और इस कहानी के जो लेखक हैं उनका परिचय तो दुनिया वाले जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। भारतीय इतिहास में वो प्रमुख कहानी लेखककारों में से माने जाते थे, किंग ऑफ द स्टोरीज। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। ये जो बड़े घर की बेटी कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है बच्चों। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि एक तो जो लेखक है वो एक घरेलू समस्या को उसने हमारे सम्मुख उजागर किया है ना। घरेलू समस्या यानी कि घर में कभी छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, परिवार टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों से परिवार टूट जाते हैं। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में इन समस्याओं को सुलझाकर और परिवार को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। ठीक है। और घर में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मम्मी की, पापा की, बच्चों की। वैसे तो हम सबकी होती है, हमें सबको समझदार होना है, लेकिन हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारी सभ्यता के अनुसार ये जिम्मेदारी घर की महिलाओं की होती है, घर में जो नारी है उनकी होती है। यदि नारी समझदार है बच्चों, परिवार के प्रति उसका धैर्य है और अपने जो उसके पति हैं उनसे प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, अपने सास ससुर से प्रेम है, कोई भी घटना घर में घटे तो वो परिवार को अलग नहीं होने देती। ठीक है। इस कहानी में परिवार को संगठित करते हुए प्रेम, सौहार्द से एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उनका सहयोग करते हुए जीवन यापन करने की प्रेरणा इस कहानी के अंदर हमें मुंशी प्रेमचंद जी यानी कि इस लेखक ने दी है। चलिए बच्चों, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और अच्छे से हम इसे समझेंगे और इसे अपने जीवन में भी लागू करेंगे। ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर हमें परिवार से कोई भी बैर भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। कभी कभी हम स्वयं भी बैर भाव उत्पन्न कर लेते हैं, कुछ होता नहीं है, लेकिन आप कोई हमें थोड़ी तवज्जो नहीं दे रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो हम नाराज हो जाते हैं। वो नाराजगी धीरे धीरे बढ़कर झगड़े का रूप ले लेती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम कहानी को पढ़ें। कहानी नंबर 6 जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। बच्चों, उनके जीवन के विषय में ये यहाँ पर आपकी पुस्तक में पेज नंबर 31 पर दिया गया है। इसको मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ रही हूँ। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुँचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। साहित्य सृजन मीन्स इन्होंने कहानी, उपन्यास आदि लिखना चालू रखा। ठीक है, कंटिन्यू। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे बच्चों, प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियाँ दी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। इन्होंने कई आदर्शवादी, आदर्श मीन्स हमारे लिए एक नमूना होते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं, और यथार्थवादी यानी कि जो समाज में इन्होंने समस्याएं देखी या अच्छाइयाँ देखी, उनके आधार पर भी इन्होंने कई कहानी और उपन्यास लिखे हैं। यथार्थवादी आप कह सकते हैं, सामाजिक जो भी इन्होंने परिस्थितियां देखी, यथार्थ में जो उनको सामने है। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो गया। बच्चों, ये हमारे हिंदी उपन्यास के सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और सुपर स्टोरी राइटर भी ये हमारे जो हिंदी साहित्य है उसमें है। चलिए हम इनकी लिखी कहानी पढ़ेंगे और कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे।
और पितामह यानी कि दादा। आप आपकी पुस्तक में नीचे शब्द दिए हैं बच्चों, उनको जरूर देखिए, ठीक है, उनके अर्थ। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। ठीक है, उनके दादा ने ये बनवाए थे। ठीक है, पक्का तालाब, मंदिर, ठीक है, अब जर्जर हो चुके हैं, अब उनकी मरम्मत कराना मुश्किल हो रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि के एक चिन्ह निशानी वहाँ पर है। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके हैं। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक ना थी। ठीक है, 1000 रुपया वो सालाना कमाते थे। ठीक है, ये गौरीपुर के क्या हैं, जमींदार और नंबरदार। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, पेज नंबर 32। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। ओके। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। ठीक है, छोटा भाई खूब खाता पीता था, सजीला जवान कह रहे हैं, चमकता हुआ मुखड़ा है ना, और भैंस का दूध पीता था। लेकिन श्रीकंठ बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बिल्कुल विपरीत थे। यानी कि ना वो तगड़े थे और ना ही उस मीन्स भरे, कहते कि भरा हुआ मुखड़ा, तो उनका मुखड़ा भी एकदम भरा हुआ नहीं था। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। सोचो, आंखों से, नेत्र प्रिय मीन्स आंखों से दिखाई देने वाले गुण ना। छोटा भाई बहुत खूबसूरत था, हट्टा कट्टा था, लेकिन वो क्यों नहीं नेत्र प्रिय थे, दिखने में क्यों नहीं सुंदर थे? क्योंकि उन्होंने ये सारा समय न खाने पीने में नहीं लगाया, बल्कि अपने बीए की पढ़ाई में। ठीक है, बीए के इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया, खूब पढ़ाई करी। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। ये देखिए, मैंने रेडिंग से लिखा हुआ भी है, खूब मेहनत करना। ठीक है, न्यौछावर कर दिया, तो इस वजह से उनका चेहरा इतना खूबसूरत कह सकते हैं नहीं दिखता था, जैसे उनके छोटे भाई का दिखता था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। जबकि वो बीए पढ़ रहे थे, अच्छी शिक्षा ले रहे थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी जो विदेशी यानी कि पाश्चात्य मीन्स दूसरे देशों की जो सामाजिक प्रथाएं थे, बिल्कुल पसंद नहीं थी, बल्कि वे बहुधा बड़े ज़ोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। है ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे वहाँ की संस्कृति संस्कार, वो निंदा करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। तो रामलीला में वो कोई ना कोई एक्ट ज़रूर करते थे, किसी न किसी रोल को ज़रूर निभाते थे। किसकी बात हो रही है? श्रीकंठ की। ठीक है, प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। यहाँ पर वो उनको अपने भारत की संस्कृति और प्राचीन जो सभ्यता वो बहुत पसंद थी, तो वो उसकी तारीफ़ें करते रहते थे अपनी भारतीय संस्कृति की। सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब यानी कि जॉइंट फैमिली उनको बहुत पसंद थी। ठीक है, आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। तो कहते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, उन्हें कुटुंब को मिलजुला कर रखना चाहिए, है ना, और अगर ऐसा ना करेंगी हमारी महिलाएं, तो ये हमारे जाति और देश के लिए अच्छा नहीं है। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं यानी कि जो युवा स्त्रियां थी, युवतियां थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि भाई ये बंदा तो जब देखो हमको उपदेश देता रहता है।
है ना। सो पसंद नहीं करती थी गांव की लड़कियां उसको। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी। तो कुछ कुछ होते हैं ना हमारे बड़े भाई लोग, पिता लोग, दादा लोग, ऐसा मत उठो, ऐसा मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसा मत चलो, ऐसा मत पहनो। तो कुछ इस तरीके से शायद वो थे, तो उनको जो उधर की स्त्रियाँ थी, युवतियाँ थी, पसंद नहीं करती थी। ठीक है। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। सो श्रीकंठ की पत्नी भी कहती थी तुम किस तरीके की बातें करते रहते हो। ठीक है। सो वो विरोध करती थी उनकी बातों का। हर बात में कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता जो उनकी प्रकृति थी उसी तरीके से, उसी पत्थर की लकीर थी उनके लिए, वैसे ही चलने को कहते थे। ठीक है। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन के कलह से। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। इस बच्चों इतना आप समझ लेंगे कि उनकी पत्नी कहती थी कि ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार में सास ससुर देवर जेठानी से घृणा कर रही है, बल्कि वो कह रही है कि अगर परिवार में स्त्रियां सहती जा रही हैं उसके बाद भी शांति नहीं है, झगड़े हो रही हैं, तो तब क्या करेगी स्त्री, है ना। सो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो आए दिन के कलह से, पेज नंबर 33, जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अलग हो जाओ, क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं हम लोग परिवार में। आनंदी, ठीक है, क्या उनकी पत्नी का नाम आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, बड़े जमींदार। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानुस, ऑनररी मजिस्ट्री और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। ठीक है। आनंदी के घर में। सो अच्छे परिवार से थी, उच्च कुल की लड़की थी। नाम था भूप सिंह। सो आनंदी के पिता का नाम क्या था? भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था, है ना। जायदाद तो थी, सब कुछ तो था, पर लड़का एक भी ना था। आनंदी चौथी लड़की थी। ठीक है। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता अधिक चाहते हैं। ऐसा होता है क्या? आई डोंट नो। ओके, सो ऐसा लिखा है यहाँ पर। ओके। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। ठीक है। सो वो बेटी के लिए भी नहीं चाहते थे कि ऋण लेके शादी करें, क्योंकि बहुत समय हो गया था, तो एज बढ़ रही थी, और शादी ना हो तो कहीं बेटी अपने आप को भाग्यहीन ना समझे। सो फिर क्या हुआ, एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। ठीक है। और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। सो चंदा मांगने आए थे, कोई देखने नहीं आए थे, लेकिन पसंद आए भूप सिंह को। कौन? श्रीकंठ सिंह, और आनंदी के साथ उनका विवाह हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। टीम टाम यानी कि बनाव श्रृंगार, है ना। सो उसके घर में उसकी ऐश थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ में लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वो सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, ना ज़मीन पर फर्श, ना दीवारों पर तस्वीरें। वह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो विलास के समान कभी देखे ही ना थे। सो वो ढल गई बेचारी। ठीक है लड़की।
ठीक है, आनंदी है ना, वो इतने ऐशोआराम से आई थी, लेकिन अब वो सीधा साधा जो उनका देहाती घर में था वो उसमें ही संतुष्ट हो गई थी। ठीक है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया। लाल बिहारी कौन? इनका छोटा भाई, श्रीकंठ का छोटा भाई। ठीक है। और भावच से बोला, भावच कौन? भाभी से, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी कि ये देवर खाता है खाना, तो उसकी राह देख ही रही थी। अब देवर जी क्या लिया है? दो चिड़िया लिया है और बोला इनको पकाओ। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, शायद पहले कभी नहीं बनाया होगा आनंद ने। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। ठीक है, थोड़ा सा घी था, पाव भर। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। ठीक है, उसने सब घी मांस में डाल दिया। अब उसे इतना आइडिया नहीं था कि सारा घी डालना है, यह नहीं डालना है घी, वैसे भी थोड़ा ही था। अब उसने सारा का सारा घी वो जो चिड़िया था उसमें डाल दिया, जो चिड़िया वो बना रही थी, चिड़िया का मीट। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। अब दाल में वो घी डाल के खाते होंगे, तो दाल में तो था नहीं, क्योंकि उसने मांस बना दिया था। अब क्या हुआ? बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। सो जब उसने ऐसे बोला, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या हो गया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुद्धा मीन्स भूख से बावला मनुष्य ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज यानी कि भाभी की इस रिटाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हूँ, है ना। सो उसने गुस्से में बोल दिया, उसे दाल का टेस्ट नहीं लगा। सो क्योंकि आनंदी ने सारा घी वो मांस में डाल दिया था, तो अब ये गुस्सा था, भूख से वैसे भी गुस्सा था, और दाल में घी का टेस्ट नहीं आया। सो उसने बोला भाई मैंने तो सारा घी उस मांस में डाल दिया। तो क्या बोला? तुम्हारे मायके में तो जैसे घी की नदियाँ बहती होंगी, है ना, जो इतना सारा तुमने घी मांस में डाल दिया। अब क्या हुआ? स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर उससे मायके की निंदा नहीं सही जाती, है ना। सो मायके के लिए बोला, तो अब आनंदी को भी गुस्सा आ गया। आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते थे। ठीक है, सो नाई कहार यानी कि जो घर के नौकर थे, हाथी चलाने वाले थे, वो लोग खा जाते थे, है ना। सो उसने ऐसे बोला। ठीक है, सो लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला जी चाहता है जीभ खींच लूँ। क्या बोला उसने अपनी भाभी को? कि तुम्हारा जीभ खींच लूँगा, है ना। थाली उठाकर पटक दी। आनंदी को भी क्रोध आया, मुँह लाल हो उठा। बोली वे होते तो आज इसका मज़ा चखा देते। वे होते मीन्स तुम्हारे भाई होते तो तुम्हारी पिटाई करते, मज़ा आ जाता, तुम इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो। अब अनपढ़ उज्जट लाल बिहारी से ना रहा गया। ठीक है, पढ़ा लिखा तो था नहीं। ठीक है, गुस्सा आ गया उसका। उठा खड़ाऊँ यानी कि चप्पल उठाकर आनंदी की और ज़ोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान में फूली हो ना, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो उसने कहा तुम भाई को भी देख लूँगा और तुम्हें भी देख लूँगा, और ये खड़ा उठाकर अपनी भाभी पर दे मारी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, है ना। गुस्सा आ गया उसे, और कुछ झगड़ा कर सकती थी, लेकिन वो अपने कमरे में आ गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी। ठीक है, बृहस्पतिवार को घटना घटी थी। शनिवार को श्रीकंठ आनंदी के जो पति थे, लाल बिहारी के बड़े भाई, वो शनिवार को आते थे। तो 2 दिन तक यानी कि बृहस्पति और शुक्र आनंदी कौप भवन में रहे, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। ठीक है,
ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों।